अस्सलाम वालेकुम। आपकी मेज़बान आयशा अरसलान नावल्स में आपका खुशामदीद। नावल नेम मोहब्बत दिल का सजदा है। राइटर नेम नाजिया राजपूत। केस नंबर 3। आई होप आपको ये नावल अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लास्ट में जाएं। थैंक यू सो मच। सुबह के 6 बजे भी वो पुशअप्स लगाते यही सोच रहा था कि कैसे रहेल से इनकी की गई बेइज्जती का बदला ले। वो भी इन्हीं सोचों में महबूब था कि अचानक इसका सैलरी हुआ। टावल से अपने कसरती वजूद पर से पसीना खुश करते हुए वो ट्रेनिंग रूम से बाहर आया था। ट्रेनिंग रूम जिम, जहां वो रोज़ सुबह एक्सरसाइज किया करता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा है यार हम? यज़दान ने मुस्कुराते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, हम ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? अरहम ने शौक से अंदाज में कहा था। इसकी बात पे यज़दान हल्का सा मुस्कुराया था। हाँ ठीक हूँ मैं भी। वैसे आजकल तो तेरे बड़े चर्चे हैं यज़दान, आप हमारे होने वाले नए वज़ीर आज़म जो हैं। अरहम ने कहा था, जबकि यज़दान ने सिर्फ मुंह में जवाब दिया। क्या हुआ यज़दान, मुझे क्यों तो परेशान लग रहा है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस यार तुझे पता है ना इलेक्शन सर पे है और ऊपर से ये मीडिया वाले जान ही नहीं छोड़ते, बस इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। अच्छा चल छोड़, अल्लाह सब बेहतर करेगा। चल तुझे कुछ बताना था। बोल। तेरे लिए भाभी ढूंढ ली है मैंने। अच्छा वाकई ही में? इस बार यज़ान काफ़ी हैरान हुआ था। कौन है वो? यज़ान ने पूछा था। ये नहीं बताऊंगा, तो ख़ुद देख लेना निकाह पे। ठीक है, आज मैं जाऊंगा इसका हाथ मांगने। जबकि इन यज़ान इसकी बात पे कहका लगा के हंसा था। हंस क्यों रहा है यार? अंकल के बिना ही जाएगा क्या? थोड़ा वेट कर ले, इनको अमेरिका से वापस आ जाने दे। और यार तेरी भाभी जो है ना बहुत पहुंची हुई चीज़ है, इसको जितनी जल्दी लगा में डालूंगा वही बेहतर है। लिहाजा डैड से मैं बात कर लूँगा, डोंट वरी। अच्छा चल फिर एडवांस में मुबारक, मेरे भाई तो हमेशा खुश रहे, दुआ है मेरी। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब, अरहम ने शरारत से कहा, जिस पर यज़ान का कहका बेसाख्त था। यार आयशा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे कि यज़ान ही भाई है तुम्हारे? क्यों, तुम्हें नहीं पता था क्या? आयशा ने अपनी आंखें पटपटाते हुए कहा। नहीं, मुझे तो लगा था कि कोई और होंगे तुम्हारे भाई। मेरा मतलब कि वो पॉलिटिक्स में है ना, इसलिए। नमल ने खुद पर काबू पाते हुए कहा था। हाँ, भाई सियासत में है, बस कभी ना तुमने जिक्र किया, ना ही मैंने कोई बात छेड़ी। वैसे कहीं मेरे भाई पसंद तो नहीं आ गए तुम्हें? आयशा ने शरारत से कहा, जिस पे एमन ने इसे एक गोरी से नवाजा था। अच्छा किया। क्या तुम भाई से मिली हो? आयशा ने पूछा। हाँ नहीं तो मैं नहीं मिली। जबकि इसकी और यज़ान की पहली मुलाकात याद करते हुए इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। चलो नमल यार, ऑफ टाइमिंग हो गई है, मैं जा रही हूँ, कल मिलते हैं, ड्राइवर आने वाला होगा। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, इसने नमल के गले लगते हुए कहा और मेन गेट से बाहर निकलती चली गई थी। आयशा अपने ध्यान में निकलती बाहर जा रही थी कि अचानक ही सामने आते अरमगलान से टकरा गई थी। ओफ अल्लाह, मेरा नाक तोड़ दिया, कौन है? आयशा ने अपनी सुरख नाक सहलाई। इन दोनों का तसादम इतना ज़बरदस्त हुआ था कि आयशा ने अपनी नाक पकड़ ली थी और अरमगलान ने अपना सर, जैसे ही अरमगलान ने अपनी नज़रें उठा के देखा तो वो महबत रह गया था। आयशा की नाक चटक कर टुकड़ा हो पता नहीं ये क्या लिखा है, हो जाने की वजह से सुर्ख हो गई थी और इसी तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हुए इसकी हन्नी जैसी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ ठहरे थे और इसके गुलाबी कपकपाते लब। इतना मुकम्मल हुस्न अरमगलान कुरैशी ने ना देखा था। ओप सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, एक्चुअली मैं जल्दी में था, मैंने देखा नहीं। पहले जानवरों की तरह टकरे मारते हैं और फिर सॉरी बोलते हैं। काजल और आंसू से लबरेज आंखें जब आयशा ने अरमगलान की आंखों में गाड़ी तो गोया इसकी हिन्नी जैसी आंखें अरमगलान कुरैशी के दिल की दुनिया अथल पथल कर गई थी। इससे पहले वो इससे कुछ बोलता वो वहाँ से निकल गई थी, लेकिन जाते जाते अरमगलान का दिल भी अपने साथ ले गई थी। अरमगलान जैसे संजीदा बंदे के लब अपने आप ही मुस्कुराहट में डले थे। वो अभी इसी जन्म देख रहा था जबकि नमल ने पीछे से आवाज़ दी थी। भाई आप कब आए? हाँ गुड़िया, वो ड्राइवर जी को पिक करने गया था, मैं फ्री हूँ सो इसलिए आज मैं आ गया तुम्हें लेने, अरमगलान ने अपनी बात मुकम्मल करते कहा था। जबकि नमल इसकी बात पे सर को इस बात में हिलाती जाके गाड़ी में बैठी थी। आयशा को आए अभी 1-2 घंटे हुए थे, लिहाजा वो आते ही सो गई थी। क्योंकि आज ही इसका लास्ट पेपर था, इसलिए वो हर फिक्र से आज़ाद आते ही सो गई थी। 2 घंटे के बाद जब इसकी आँख खुली तो नीचे ड्राइंग रूम से कहकों और बातों की आवाज़ें आ रही थी, लिहाजा वो जल्दी से फ्रेश होते नीचे आई थी।
जैसे इसने ड्राइंग रूम में अपना कदम रखा तो सामने बैठी हस्ती को देख इसके पाँव तले ज़मीन निकल गई थी। तुम यहाँ कैसे? आयजा ने अरहम को देख के कहा, जो इसका गहरी नज़रों से जायज़ा ले रहा था। जो डार्क ब्लू कलर का फ्रॉक पहने, हेजल आंखें जो नींद से जागने की वजह से लाल थी, गूं रही थी। क्या मतलब बेटा, आप एक दूसरे को जानते हो क्या? हाजरा बेगम ने सवाल किया तो राहिल भी अरहम की जाना मतवज्जा हुए थे। इससे पहले कि आयजा बोलती अरहम खुद बोल पड़ा, जी आंटी, दरअसल मैंने आपको बताया है ना कि मैंने आयजा को यूनी का विज़िट किया, तो वही मेरी फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई आयजा से। ओह अच्छा, हाजरा ने सर कुछ बात पहलाते हुए कहा था। अरे जी बेटा, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ ना। आयजा जो कब से अरहम को खूनखार निगाहों से तकने में मसरूफ़ थी, राहिल की आवाज़ पे खामोशी से सोफे पे बैठ गई थी। दरअसल अंकल, मैं आयजा का हाथ मांगना चाहता हूँ आप दोनों से। आप इसके पेरेंट्स हैं, इसलिए मैं खुद आपके पास आया हूँ। इसकी ये बात सुन के वो उछली थी अपनी जगह से। क्या बात कर रहे हो डैड मॉम, ये नहीं हो सकता। मैं कभी इस घटिया नीच इंसान से शादी का सोच भी नहीं सकती। आयजा, राहिल दहाड़े थे, खामोश, तमीज़ के दायरे में रह के बात करो, वो हमारे मेहमान हैं। डैड प्लीज़। नहीं ना, आप मेरी बात को समझिए, आप इसको नहीं जानते, ये एक नंबर का दगाबाज इंसान है, ये ठीक नहीं है। बस खामोश। आयजा जाओ यहाँ से आप इसी वक्त। राहिल की आंखें इस वक्त इश्तियाल में आके लाल हो चुकी थी, जबकि हाजरा घबरा गई थी। आयजा की आंखें पल भर में नम हुई थी, जबकि अरहम इस सारी सिचुएशन को एंजॉय कर रहा था। मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगी, लेकिन तुम जैसे छोटी सोच के मालिक इंसान से कतई शादी नहीं करूँगी। वो अपनी लाल अंगारा आंखें इसकी आंखों में डाल के कहती वहाँ से निकलती चली गई थी। आई एम सॉरी बेटा, दरअसल आयजा थोड़ी ज़िद्दी है, इसकी जानब से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। हाजरा बेगम ने मिस सर को इस बात पर हिलाया। अरे नहीं अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं आप दोनों, मेरे मॉम डैडी जैसे हैं। लेकिन आप दोनों को यकीन दिलाता हूँ, आयजा को मैं खुश रखूँगा, हमेशा किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं पहुँचने दूँगा। प्लीज़ आप मेरी बात पर गौर करिएगा और आपको जब भी मुनासिब लगे मुझे जवाब दीजिएगा। अरे हमने इन दोनों की जानब देख के कहा था। एक बात और अंकल आंटी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी मॉम मेरे बचपन में ही गुजर गई थी। मेरे सिर्फ डैड ही हैं और इनको पता है कि मैं आपके पास प्रपोज़ल लेके आया हूँ, बहुत मास्टर के साथ। लेकिन डैड कुछ बिजनेस की वजह से अमेरिका में बिज़ी हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही आने की कोशिश करेंगे। और आप आयजा की एजुकेशन की फ़िक्र मत करें, वो जो पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। इनफैक्ट वो अगर कोई बिज़नेस या जॉब जो इसे पसंद हो करना चाहे, मेरी तरफ से कोई एतराज़ नहीं है। और हमने अपनी बात ख़त्म करते हुए कहा, और एक मुकम्मल ताबेदार दामाद बनने की कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब हुआ था। ठीक है बेटा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। माशाल्लाह, आपको देख के लग रहा है कि आप एक सुलझे हुए माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन हम आपको कुछ टाइम तक अपनी राय से आगाह कर देंगे। जी अंकल, ठीक है, फिर चलता हूँ, उम्मीद है फैसला मेरे हक़ में होगा। अल्लाह हाफिज़। वो मुस्कुराता वो वहाँ से निकल गया था। आयजा अपने कमरे में उधर से उधर टहल रही थी, आँखें इसकी जब्त से लाल थीं, इश्तियाल किसी सूरत कम ना हो रहा था। नजमा वो गुस्से से दहाड़ी थी। क्या हुआ बीबी जी, सब खैरियत है ना? नजमा लाजमा ने डरते डरते पूछा। नीचे जो मेहमान आए थे चले गए हैं? जी बीबी जी, वो थोड़ी देर पहले चले गए हैं। अच्छा, मॉम डैड कहाँ? जी वो अपने कमरे में है। ठीक है, जाओ तुम। जी बेहतर। लाजमा बेचारी अपनी जान बचा के भागी थी। पहले तो कभी बीबी जी को इतने गुस्से में नहीं देखा। या अल्लाह खैर करना, वो खुद से दुआ करती नीचे की जानब चल दी थी। आयजा तेज़ कदम लेती इन दोनों के रूम में पहुँची थी। नॉक करके वो अंदर आई थी। डैड मॉम, इस 2 टके के बंदे ने क्या कहा है आपसे? आयजा बेटा बिहेव। हाजरा बोली, जबकि राहिल ने आयजा को घूरा था। मुझे बताएं क्या कह के गया है वो आपसे? कुछ नहीं कहा, इसने पसंद करता है वो तुम्हें और बस शादी करना चाहता है तुमसे। हाजरा बेगम बोली, व्हाट? इस खबीस के बच्चे की हिम्मत कैसे हुई? कितना जलील इंसान। आयजा, राहिल दहाड़े थे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बकवास करने की? तुम्हें तमीज़ नहीं है, अपने माँ बाप के सामने खड़ी हो तुम। जबकि आयजा इनका गुस्सा देख के सहम गई थी। मॉम प्लीज़ आप डैड को समझाएं ना, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो अच्छा लड़का नहीं है। आप लोग क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे हैं? आयजा बेटा क्या बुराई है इसमें? वो मुझे और तुम्हारे डैड को बहुत अच्छा लगा है, पढ़ा लिखा है, वेल सेटल है। इसे तुम्हारी पढ़ाई से, तुम्हारी जॉब से किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। और सबसे बढ़ के मैंने इसकी आंखों में तुम्हारे लिए इज़्ज़त और मोहब्बत देखी है। मैं तुम्हारे लिए इज़्ज़त और मोहब्बत देखी है बेटा, ऐसा नहीं करते। और वो कौन सा अभी ही शादी की बात कर रहा है? इसने जस्ट पूछा ही है ना। हाजा बेगम अब कदरे नरमी से बोली, मॉम आपको जो इसकी आंखों में मोहब्बत इज़्ज़त नज़र आई है ना, वो हवस है और कुछ नहीं। आयजा बोली थी। बस आयजा, बहुत सुन लिया मैंने, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। जानती हो तुम्हारे इस तलख लहजे की वजह से आज मैं इसके सामने कितना शर्मिंदा हुआ हूँ।
यही तरबियत की है मैंने तुम्हारी। राहिल साहब अफसोस भरे लहजे में बोले। डैड मेरी बात सुने। वो इनके कदमों में बैठ के करीब ही जाके बैठी थी। डैड इसने आप दोनों से झूठ बोला है। वो बदला लेना चाहता है, मुझसे बर्बाद करना चाहता है। आप लोगों की सपोर्ट से मुझे मेरी आना को पाश पाश करना चाहता है। मुझे कोई मोहब्बत नहीं है। इसको मुझसे आपको क्यों समझ नहीं आ रही है? वो मुझे तोड़ना चाहता है, मेरी रूह को जख्मी करना चाहता है। प्लीज़ डैड मैं ये शादी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। अब तुम्हारी शादी होगी और सिर्फ इस अरहम से ही होगी। तुमने इसके सामने कितना बुरा भला कहा इसे, मगर मजाल है कि इस बच्चे ने पलट के जवाब दिया हो। तुम्हें खुद को तैयार कर लो, अब जल्द ही शादी होगी तुम्हारी और तुम्हें मानना होगा, क्योंकि बाप हूँ मैं, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। जबकि आयजा इनकी बात सुन के बफरी गई थी। ठीक है आप लोग भी सुन लें, फिर इससे शादी करने से बेहतर है कि मैं मौत को गले लगा लूँ। आप लोग सोच लें, अब बेटी अजीज़ है आपको अपनी, या फिर वो 2 टके का इंसान जिसने आप पे क्या जादू कर दिया है। कुछ ही घंटों में कह के वो निकल गई थी। इससे पहले कि वो ऊपर जाती, अंदर से आती इन दोनों की आवाज़ों से ने इसके कदम जकड़ लिए थे। राहिल ऐसा ना हो कि वो खुद को कोई नुकसान पहुंचा ले। हमें इसकी बात सुननी चाहिए, मेरा मतलब कि इसकी राय को मद्देनज़र रखना चाहिए। हाजरा मैंने कह दिया ना कि इसकी शादी अरहम से ही होगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। तुम मज़ीद इस बात पर अब मुझसे बहस मत करना। इनकी बातें सुन के इसकी बच्ची कुछ ही उम्मीद भी टूट गई थी। वो भागती हुई ऊपर गई थी और अपने कमरे में बंद हुई थी। नमल जो कि नीचे से ही आ रही थी, आयजा को यूं भागता हुआ देख फिक्रमंद हुई थी। इससे पहले कि वो इसे कुछ पूछती वो ऊपर की जानब बढ़ गई थी। मॉम डैड नमल इनके कमरे में दाखिल होती बोली थी, क्या हुआ है, सब ठीक है ना? और ये जी आप ही ऊपर रोती हुई क्यों गई है? कुछ नहीं गुड़िया, तुम्हारी बहन का दिमाग ख़राब हो गया है बस, इसलिए। नमल को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। आयजा ऊपर कमरे में आई थी और बेड पर आ रही तेज ही लेट के ज़ारोकतार रोना शुरू कर दिया था। नहीं वो मेरा इस्तेमाल करेगा, इसलिए मुझसे शादी कर रहा है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन डैड भी मेरी बात नहीं सुन रहे, क्या करूं? ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर है। ये लफ्ज़ खुद ब खुद अदा हुए थे। ठीक है डैड, अगर आप मेरे बाप हैं तो मैं भी आपकी बेटी हूँ और आपसे ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। मुझे मर के भी अरहम खान अंसारी का साथ कबूल नहीं है। वो खामोशी से उठी और ये क्या है, ड्रॉर से एक छुरी निकाली जो वो हमेशा अपने पास रखती थी। छुरी निकाल के इसने अपनी कलाई पे रखी थी। आंसू बल बल के चेहरे को भगो रहे थे। आई एम सॉरी मॉम डैड, आई लव यू। मुझे नहीं पता मैं ज़िंदा बचूंगी कि नहीं, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। अपनी जी को माफ़ कर दीजिएगा। कह के इसने अपने दोनों कलाइयाँ काट ली थी। नमल को जब हाजरा बेगम ने बताया तो वो भागती हुई ऊपर आई थी, लेकिन सामने का मंजर देख के इसके मुँह से एक चीख निकली थी। आयजा बेड पर ऊँधे मुँह गिरी बैठी थी, जबकि इसके दोनों कलाइयों से खून बह के बेड पे फैल चुका था। मॉम डैड नमल ने चीखते रोते हुए कहा था। आयजा को किसी सूरत अरहम से कोई रिश्ता रखना गवारा ना था, जाके शादी करना, इसलिए इसने एक ही नहीं अपनी दोनों हाथों की कलाइयों को काटने पे इक्तफा किया था। डॉक्टर कैसी है वो अब? अरहम बेचैनी से आगे बढ़ा था। इसके पीछे हाजरा और राहिल भी मौजूद थे। अरमलान अभी नमल को घर छोड़ने गया था क्योंकि इसका रो रो के बुरा हाल था। आयजा की वजह से लिहाजा हाजरा बेगम ने इसे ज़बरदस्ती अरमलान के साथ भेजा था ताकि वो आराम कर सके। लेकिन जब आयजा को होश आया तब वो इससे मिली थी और आयजा ने इसे तसल्ली भी दी थी कि वो ठीक है, इसलिए वो घर जाने पर राज़ी हुई थी। वह हनूज छत को गोने में मसरूफ़ थी कि अचानक कोई ज़ोर से दरवाज़ा खोल के दाखिल हुआ था और अंदर से दरवाज़ा लॉक किया था। वो जानती थी कौन है, लेकिन फिर भी वो डीट बनी लेटी रही थी। वो इसकी जानब आया। इसने एक नज़र इस पर डाली तो इसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। वो मज़ीद इसकी जानब ना देख सकी तो फ़ौरन नज़रें झुका गई और इसकी यही अदा इसको घायल करने के लिए काफ़ी थी। अचानक ही वो बेड पे दोनों अतराफ़ पे हाथ रखे इस पर झुका था। इसकी इस हरकत पर वो बखला उठी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को नुकसान पहुँचाने की? हाँ क्यों की ऐसी हमाकत? क्या तुम जानती नहीं कि खुदकुशी हराम है इस्लाम में, और तुम हराम मौत बनने चली थी? बोलो, जवाब दो। दी ग्रेट आयशा कुरैशी चुप क्यों हो? वैसे तो पटर पटर ज़बान चलती है तुम्हारी। अरहम ने कहा था तो और क्या करती मैं, अरहम खान अंसारी? मेरे माँ बाप को तो तुमने ऐसे शीशे में उतारा है कि वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। यूँ लगता है मैं इनकी बेटी नहीं, तुम बेटे हो इनके। आयशा ने एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा, जबकि अरहम इसकी बात पर हंसा था। भाई जान दामाद भी तो बेटे जैसा ही होता है, अरहम ने इसकी जानब आँख मारते हुए कहा, जबकि आयशा इसकी बात पर सुलगी उठी थी। डोंट यू डेयर, खबरदार अगर तुमने अपने मुंह से ये बकवास बात आइंदा की तो तुम मुझे अभी पूरी तरह जानते नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन घटिया हरकतों से मैं मान जाऊंगी? तुम मुझे मेरे मामा पापा के जैसे अपनी चीकनी चोपड़ी बातों में नहीं फंसा सकते। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारा मकसद। तुम जैसे लड़कों को बस अपने नफ्स से मतलब होता है। एक दफ़ा लड़की को इस्तेमाल कर लो, इसके बाद छोड़। बस अरहम के लाल अंगारा होती निगाहें से
आयजा को खौफ महसूस हुआ था और हमने आगे बढ़ के आयजा का मुंह दबोचा था। खबरदार, अगर अब तुमने अपनी इस ज़बान से अब अगर एक लफ्ज़ मज़ीद निकाला। क्या लगा था तुम्हें कि इस वजह से तुमसे शादी कराऊं? अफसोस। तुम्हें क्या लगता है कि आयजा कुरैशी के तुम्हारी ग़ुर्बत के लिए अरहम खान अंसारी मरा है? तुम अपनी इस खूबसूरती से पूरी दुनिया को दीवाना बना सकती हो, लेकिन अरहम खान अंसारी को नहीं। और ठीक कहा तुमने कि एक मकसद के तहत तुमसे शादी कराऊं, लेकिन वो मकसद तुम्हें अपनी सुहाग रात वाले दिन ही बताऊंगा। छोड़ो मुझे, आयजा दर्द से कराहती हुई बोली। आंसू मतवातर आंखों से बह रहे थे। सिर्फ 2 दिन के बाद तुम मेरी दस्तरस में होगी, मेरी मलकियत होगी। रोक सकती हो तो रोक के दिखाओ मुझे अब। वो इसका मुंह एक ही झटके से छोड़ा था। अरहम खान अंसारी तो एक घटिया नीच और बेगैरत मर्द हो। गिनाती है तुमसे, मैं किसी सूरत तुमसे शादी नहीं करूंगी। सुना तुमने? आयजा इस बार आहिस्ता आवाज़ में चबा चबा के बोली थी। फिक्र मत करो जान, सुहाग रात वाले दिन तुम्हें तुम्हारे मेयार का ही बनकर दिखाऊंगा। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। आयजा कुरैशी उप्स सॉरी होने वाली मिसेस अरहम खान अंसारी, ख्याल रखो मेरी जान अपना। एक तनसिया मुस्कुराहट इस पर उछालता वो रूम से बाहर निकल गया था। राहिल साहब ने जब आयजा को देखा तो अपनी जगह लड़खड़ा के रह गए थे, जबकि आयजा बेगम के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। अरगलान जो के अभी घर आया था, शोर की आवाज़ सुन के ऊपर गया तो सख्त रह गया था। लिहाजा उन्होंने 1 मिनट और ज़ाया किया बिना आयजा को गाड़ी में डाला था और गाड़ी फराटे भरते हुए निकाली थी। हॉस्पिटल पहुंच के फौरी तौर पे आयजा को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था, क्योंकि इसका खून काफ़ी मकदार में ज़ाया हो चुका था और डॉक्टर्स के मुताबिक ओ नेगेटिव ब्लड का अरेंज करना ज़रूरी था, वरना आयजा की जान को खतरा था। राहिल साहब और अमगलान इंतहाई परेशान थे। जब से अमगलान घर आया था कोई ना कोई बात हो रही थी। नवल और हाजरा का रो रो के बुरा हाल था। राहिल साहब को यकायक अचानक अरहम का ख्याल आया। वो अपना नंबर इनको नोट करवा कर गया था और इनकी फैमिली में से किसी का ओ नेगेटिव ब्लड नहीं था। लिहाजा रहेल ने बिना वक्त ज़ाया किए अरहम को कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। रहेल साहब की नदी हुई आवाज़ सुनकर अरहम बेचैन और परेशान हो गया था। अंकल क्या हुआ, आप ठीक है ना? और कोई परेशानी की कोई बात तो नहीं है बेटा? आयजा ने सुसाइड करने की कोशिश की है और अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में है। वो नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, वरना क्या अंकल? अरहम की आंखें पल भर में लाल अंगारा हुई थी। वरना आयजा की जान को खतरा है। ये बात सुन के न जाने क्यों इसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई थी। आ रहा हूँ मैं अंकल, डोंट वरी, आप एड्रेस मुझे टेक्स्ट कर दें, कह के इसने फ़ोन काटा और फौज की जानब दौड़ लगाई थी। कुछ ही देर में अरहम पहुँच चुका था और हाँ, वहाँ मौजूद सभी अफराद को इसने हौसला दिया था, इनकी हिम्मत बढ़ाई थी। एक्सक्यूज़ मी, आप लोगों से हमने कुछ ही वक्त पहले और नेगेटिव ब्लड अरेंज करने का कहा था, आपने किया क्या? और हम कदम ब कदम डॉक्टर के करीब जा खड़ा हुआ था। इसकी लाल अंगारा आंखें जिसमें किसी को खो देने का डर वाजिया तौर पर देखा जा सकता था। एक पल तो डॉक्टर को इसकी वहशत ज़दा आंखों से खौफ महसूस हुआ था। डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप और नेगेटिव है, जितना चाहे ले ले, लेकिन याद रहे आयशा को किसी सूरत कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना मैं अगले मिनट में क्या कर जाऊँ मुझे खुद नहीं पता। इसकी इस कदर जुनूनियत पर सभी हैरान थे और हम खुद नहीं जानता था कि आयशा के मामले में इसका लहजा क्यों शिद्दत अख्तियार कर जाता था, लेकिन वो हर बार इस बात को जटला देता था कि वो इससे मोहब्बत करने लगा है। शायद वो खुद इस बात को मानने से इनकारी था, या फिर इस थप्पड़ का असर अब भी बाकी था जो इन दोनों के दरमियान नफरत का सबब था। और एक बात कि इसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने इसे ब्लड दिया है। इज डेट क्लियर? यस सर, डॉक्टर ने थूक निकलते हुए जवाब दिया, जैसे वो इसे अभी निकल जाएगा। और हमने अपना एक हाथ राहिल के कंधे पे रखा था, तसल्ली देता हुआ रूम की जानब बढ़ गया था। और हमने खून दे दिया था और सदा शुक्र के आयशा की जान बच गई थी, वरना मज़ीद देर पे आयशा की जान भी जा सकती थी। आयशा को किसी सूरत और हमसे कोई रिश्ता रखना गवारा ना था। शादी करना इसलिए इसने एक ही नहीं अपने दोनों हाथों की कलाइयों को काटने में इत्तफा किया था। डॉक्टर कैसी है वो अब? और हम बेचैनी से आगे बढ़ा था। इसको पीछे ही हाजरा और रेल भी मौजूद थे। अमगलान अभी नमल को घर छोड़ने गया था। ये सब आई एम सॉरी, मैं पढ़ चुकी हूँ तो मैं पढ़ नहीं सकती, तो यहाँ पे हम बातें ज़रूर कर सकते हैं। आप लोग सपोर्ट नहीं करें, ना ही आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही आप लोग शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें ताकि हमें भी कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ तो फल तो बनता है ना मेरा भी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लास्ट में जाएँ एंड बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए। और आप लोग ये भी बता सकते हैं कि आपको अगला नंबर कौन सा चाहिए, तो मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। तो और क्या करती मैं? अरहम खान अंसारी, मेरे माँ बाप को तो तुमने ऐसे शीशे में उतारा है कि वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। यूँ लगता है मैं इनकी बेटी नहीं, तुम बेटे हो इनके। आयशा ने एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा, जबकि अरहम इसकी बात पर हंसा था। भाई जान, दामाद भी तो बेटे जैसा ही होता है ना? अरहम ने इसकी जानब आंख मारते हुए कहा, जबकि आयशा इसकी बात पर सुलग ही उठी थी। डोंट
यू डियर, खबरदार अगर तुमने अपने मुंह से ये बकवास बात आइंदा की तो तुम मुझे अभी पूरी तरह जानते नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन घटिया हरकतों से मैं मान जाऊंगी? मुझे मेरे मम्मा पापा के जैसे अपनी चिकनी चोपड़ी बातों में नहीं फंसा सकते। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारा मकसद। तुम जैसे लड़कों को बस अपने नफ्स से मतलब होता है। एक दफ़ा लड़की को इस्तेमाल कर लो, इसके बाद छोड़। बस अरहम की लाल अंगारा होती निगाहों से आयशा को खुद को महसूस हुआ था। अरहम ने आगे बढ़ के आयशा का मुंह दबोचा था। खबरदार अगर अब तुमने अपनी ज़बान से अगर एक लफ्ज़ मजीद निकाला, क्या लगा था मैं तुम्हें कि इस वजह से तुमसे शादी कराऊँ? चच अफसोस। तुम्हें क्या लगता है कि आयशा कुरैशी के तुम्हारी कुर्बत के लिए अरहम खान अंसारी मरा है? तुम अपनी इस खूबसूरती से पूरी दुनिया को दीवाना बना सकती हो, लेकिन अरहम खान अंसारी को नहीं। और ठीक कहा तुमने कि एक मकसद के तहत तुमसे शादी कराऊं, लेकिन वह मकसद तुम्हें अपनी सुहागरात वाले दिन ही बताऊंगा। छोड़ो मुझे। आयशा दर्द से कराहती हुई बोली, आंसू मतवातर आंखों से बह रही थी। सिर्फ 2 दिन के बाद तुम मेरी दस्तरस में होगी, मेरी मलकियत में होगी। रोक सकती हो तो रोक के दिखाओ मुझे। अब वो इसका मुँह एक ही झटके से छोड़ा था। अरहम खान अंसारी, तुम एक घटिया नीच और बेगैरत, सॉरी गिन आती है तुमसे। मैं किसी सूरत तुमसे शादी नहीं करूंगी। सुना तुमने? आयशा इस बार आहिस्ता आवाज़ में चबा चबा के बोली थी। फिक्र मत करो जान, सुहाग रात वाले दिन तुम्हें तुम्हारी मैयार का ही बन के दिखाऊंगा। उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर दो। आयशा कुरैशी, उप्स सॉरी। होने वाली मिसेस अरहम खान अंसारी, क्या रखो मेरी जान। अपना एक तंजिया मुस्कुराहट इस पर उछालता वो रूम से बाहर निकल गया था। अंकल, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अरहम, जो अभी अभी आयशा से मिलकर आ रहा था, राहिल से डॉक्टर को बात करते देख पूछने लगा था। कुछ नहीं बेटा, बस कह रहे हैं कि ज़्यादा खून निकलने की वजह से नकाहत हो गई है, लिहाजा इसका मजीद ध्यान रखना है। दवा और खाना वगैरह वक्त पे देना है। कुछ ही देर में रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसे अब खतरे से बाहर है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है अंकल, आप दोनों जाके मिल लें। मिलाए, मैं यही हूँ भाई, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, शुक्रिया। राहिल बोले, अंकल कैसी बात करते हैं, बेटा भी कहते हैं और शुक्रिया भी। आप दोनों ने बेफिक्र होकर जाएं, यही हूँ मैं। और हमने मुस्कुराते हुए कहा था, कैसी हो मेरी बच्ची? हाजिरा ने आगे बढ़कर आयशा के सर पे अपना हाथ फेरते हुए कहा, आप जानती हैं कि कैसी हूँ, फिर भी पूछ रही हैं मॉम? रहने दो हाजरा, अब ये बहुत बड़ी हो गई है। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले सोचा भी नहीं कि बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। हाजरा की आंखों में नमी दर आई थी, जबकि आयशा के आंसू तो मतवातर बह रहे थे। आप जानते हैं डैड, मैंने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया है? अगर आप अपना फैसला बदल देते तो आज ये सब ना होता। आयशा ने बेखरुखी से कहा, मेरा फैसला अब भी वही है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, शादी तो तुम्हारी अरहम के साथ ही होगी। राहिल ने सख्त लहजे में कहा और वहाँ से निकल गए थे। मॉम आप भी जाए, आखिरकार आप भी तो इनके बीवी है ना, इनके फैसले की खिलाफवर्जी कैसे कर सकती हैं? आयशा ने दृष्टि से कहा तो हाजरा अपने आंसू साफ करते हुए राहिल के पीछे ही पाई निकल गई थी। अंकल आंटी, अरहम ने इन दोनों को बुलाया। जी बेटा, आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। हाँ बेटा बोलो, तुमने मेरी बच्ची की जान बचाई है, इसके बदले जो बोलोगे पूरा करने की तैयारी होगी। पूरा करने को तैयार हूँ मैं। अंकल आंटी, आप लोग मेरे मामा पापा जैसे हैं मेरे लिए। दरअसल मैं चाहता हूँ कि 2 दिन के बाद जब आयशा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो, मेरा और आयशा का निकाह हो जाए, सादगी से ही, और रुखसी भी इस दिन भी ही हो जाए। वो तो ठीक है बेटा, मगर इतनी जल्दी सब कैसे और आयशा कैसे मानेगी? हाजरा बोली, आंटी आपको मुझ पर यकीन है ना? बस आप इसकी फिक्र मत करें, ये सब मैं इसी के लिए कह रहा हूँ। दरअसल मैंने कहा कुछ ही दिनों बाद आयशा को आउट ऑफ कंट्री घुमाने ले जाऊँगा। वैसे भी वहाँ डैड है और इनका बिजनेस और वो वाइंड अप करके यहीं आना चाहते हैं। इसी बहाने आयशा की भी डैड से मुलाकात हो जाएगी, इसका दिल भी बहल जाएगा। मेरा वादा है आपसे कि इसे खुश रखूँगा और हर पल इसकी हिफाजत अपनी जान से बढ़ के करूँगा। और हमने बात ख़त्म करते हुए कहा तो वहाँ मौजूद सभी अफराद यानी हाजरा और राहिल अरमगलान इसकी बात से मुत्तफिक हुए थे। आयशा को आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन आज इसका निकाह था। वो इस बात से गाफिल थी। अभी वो फ्रेश होके बाहर निकली थी कि हाजरा और राहिल को अपने कमरे में देख के ठटकी थी। मॉम डैड आप लोग यहाँ? हाँ बेटा, वो दरअसल कुछ बात करनी थी तुमसे। जी बोले बेटा, वो दरअसल अभी 2 घंटों के बाद तुम्हारा निकाह है आराम से। हाजरा ने डरते डरते हुए कहा, मॉम वो वादा कि फिर ही कोई नुकसान ना पहुँचा ले अपने आप को। और आयशा पे ये खबर गोया बम बन के गिरी थी। वो दोनों इसके चेहरे के ताज़ा जांचने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, मंजूर है मुझे, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? राहिल बोले थे, वो मैं वक्त आने पे बताऊंगी। ठीक है बेटा। राहिल ने आगे बढ़ के इसके सर पे हाथ फेरना चाहा था, लेकिन वो पीछे हट के खड़ी हो गई थी। मॉम आप कपड़े भिजवा दीजिएगा। सॉरी, मेरा ना दरअसल गला थोड़ा सा ख़राब हुआ है, तो मैनेज कर लीजिएगा। नजमा आंटी के हाथों तैयार हो जाऊंगी मैं, लेकिन बेटा ब्यूटिशियन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे अपने हाथ है, हो जाऊंगी। आप दोनों को बुरा ना लगे तो कुछ देर आराम करना चाहती हूँ मैं, इसने 2 टोक कहा था। इन दोनों के जाने के बाद इसने कमरे की हर चीज़ को तहस नहस कर दिया था। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहरहाल इसने एक सख्त फैसला ले लिया था। अब देखना यह था कि वो इस फैसले को आखिर कब तक निभा पाती है। निकाह की तकरीब हो चुकी थी।
नमल ने ब्लैक कलर का फ्रॉक ज़िप-तन किया था जिस पर रेड कलर का हल्का फुल्का काम हुआ था। इसने अपने लंबे बाल खुले छोड़े थे, जबकि मेकअप में इसने होंठों पे रेड कलर की लिपस्टिक के साथ मस्कारा और काजल लगाया था और कानों में बड़े बड़े ब्लैक और रेड कलर के अवेजे पहन रखे थे। साथ ही ब्लैक कलर की हील पहन रखी थी। वो नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। वो आयजा को देखने आई थी कि तैयार हुई कि नहीं। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, बेसाख्ता इसके मुंह से माशाल्लाह निकला था, क्योंकि आयजा रेड कलर की ही फ्रॉक में नजर लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। आयजा ने इसे देखा तो एक नज़र मुस्कुराई थी। बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बहन, माशाल्लाह। और हम भाई तो गए, आज नमल ने हंसते हुए कहा, जबकि आयजा का हलक तक कड़वा हो गया इसका नाम सुन के। चलो चले, मॉम डैड वेट कर रहे हैं और सब गेस्ट भी आ गए हैं और हम भाई भी आने वाले होंगे। आयजा ने सर को इस बात में बड़ा हलाया था। वो सब लोग हॉल में पहुंच चुके थे और हम के साथ शहजान और आयशा भी थे। और हमने वाइट कलर की शलवार कमीज़ के ऊपर ब्लैक कलर की बास्केट पहन रखी थी जिसमें वो बहुत डैशिंग लग रहा था, जबकि शहजान ने ब्लैक कलर की शलवार कमीज़ के साथ ब्लैक कलर का कोट पहना था जिसकी सहंगेज़ शख्सियत पे काफ़ी सूट कर रहा था। आयशा ने स्काई ब्लू कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहना था, साथ ही बालों का पफ बनाई, वाइट कलर की हील पहने, कानों में वाइट ब्लू कलर की बालियाँ पहने, साथ ही आंखों पे मस्कारा लगाए, आंखों में काजल डाले, वो होंठों पे पिंक कलर का लिप ग्लॉस लगाए, बहुत खूबसूरत लग रही थी। राहिल साहब ने जब यजान को देखा तो काफ़ी हैरान हुए। फिर अहरम ने जब इसका इंट्रो करवाया और आयशा कभी तो चुप हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नकाह में किसी किस्म की कोई बदमज़गी हो। यजान ने जब नमल की जानब देखा तो चंद पल साख्त रह गया था। आखिर कोई इस कदर हसीन कैसे हो सकता है भला। लेकिन अगले ही पल वो नावलों की दुनिया से वापस हकीकी दुनिया में आया और एक खतरनाक मुस्कुराहट ने इसके लबों का अहाता कर लिया था। नमल आयशा की बहन थी। अब तो इसका काम और भी आसान हो गया था, बस इसे मौके का इंतजार था। नमल खुद पे इसकी लोदीती नजरें खुद पे महसूस कर सकती थी। आयशा ने इसे बताया कि यजान और अहरम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिसे सुन के नमल को तसल्ली हुई थी, जबकि अनगलान के तो जैसे पाँव ही ज़मीन पे नहीं टिक रहे थे। आयशा को देखने के बाद वो भी जान चुका था कि आयशा यजान की बहन है, जबकि आयशा इसके गौर के देखने पे काफ़ी नर्वस हो रही थी। हथेलियाँ पसीने से तर थीं। नमल का दिल आज एक अलग ही लेवे धड़क रहा था। ऊपर से यजान अपनी बोरी आंखों के जरिए इसकी नन्ही सी जान को हल्कान कर रहा था। बिलाकर वो लम्हा आ ही गया था जब आयशा हमेशा हमेशा के लिए अरहम के नसीब में लिखी जा चुकी थी और अरहम इसके नसीब में। आयशा कुरैशी आपका निकाह अरहम खान अंसारी के साथ बाइस हक महर 50 लाख रुपए तय पाया है। क्या आपका कबूल है? जी कबूल है। 3 दफ़ा कह के इसने कांपते हाथों से साइन कर दिए थे। इसके लहजे में कोई लड़खड़ाहट ना थी। कुछ ही देर बाद रुक्सी का शोर उठा था। आयशा अरहम के हमरा चलती हुई आई थी। एक नज़र इसने सबकी जानब देखा और फिर नमल हाजरा अरमगलान के गले लगी थी, लेकिन राहिल के नहीं। इससे पहले राहिल इसके सर पे हाथ रखते वो बदक के पीछे हटी, जबकि अरहम और बाकी सब देख के हैरान हुए थे। मैंने कहा था आपसे कि निकाह से पहले कि मेरी एक शर्त है, जबकि सब अपनी सांस रोके वहाँ खड़े थे। यही शर्त है कि आज से अभी से मेरा मिस्टर राहिल कुरैशी से कोई ताल्लुक नहीं है। इस घर में सिर्फ मेरी माँ, मेरी बहन, भाई है, मेरा कोई बाप नहीं है। आयशा ने लाल आंखों से जिनसे आंसू निकल रहे थे राहिल की आंखों में गाते हुए कहा, जबकि सब इसका ये फैसला सुन के शौक थे। अनगुलान को इसकी इस बात पर काफ़ी गुस्सा आया था। ये क्या बकवास है आयशा, डैड से कैसे बात कर रही हो तुम, और किस लहजे में बोल गई हो? क्या बाप है हमारे? तुम लोगों के हैं, मेरे नहीं हैं। इनके लिए और ये मेरे लिए इसी दिन मर गए थे जिस दिन में उन्होंने इस शख्स से मेरा रिश्ता जोड़ने की बात की थी। आयशा जहर खुल्लचे में अरहम को देखते हुए कहा था। ये कह के वो रुकी नहीं थी, निकलती चली गई थी। अंकल आप परेशान ना हो, वो पागल है, न समझ है, मैं समझाऊंगा इसे, आपसे बस नाराज है। अरहम ने इन्हें तसल्ली देते हुए कहा था। बेटा अरहम प्लीज़ तुम इसके पीछे जाओ, कहीं खुद को कुछ कर ना ले। राहिल ने जब से कहा था, जबकि अरहम शर्मिंदा सा इसके पीछे भागता हुआ निकला था। डैड डैड आप ठीक है ना? अनगलान राहिल को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा था, जबकि नमल की आंखों से मतवातर आंसू बह रहे थे जो न जाने क्यों यजान के दिल में चुप रहे थे। आयशा इसे सहारा दे रही थी। बेटा मैं ठीक हूँ, चलो घर चलो, राहिल ने कहा तो सबको जैसे सुकून हुआ था। आयशा तुम ड्राइवर के साथ चले जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं कुछ टाइम में घर आ जाऊँगा। ओके ओके बाय, आयशा ने कहा और गाड़ी की जाना बढ़ गई थी, जबकि नमल लोग भी घर के लिए निकल चुके थे। आयशा चुपचाप अरहम की गाड़ी में बैठी थी। आयशा को ठीक देख के इसे सुकून महसूस हुआ था। 1 घंटे के बाद वो खान विला पहुंच चुके थे। वो चुपचाप गाड़ी से निकली और आगे बढ़ गई थी। अरहम इसके पीछे ही किया था। हमाद जो कि अरहम का मुलाजम था, जी सर मैम मेरा कमरा दिखा दो और खाने का भी पूछ लेना इनसे, मुझे कुछ काम है, लिहाजा मैं आता हूँ कुछ देर में। जी बेहतर साहब, कह के वो निकल गया था। मैम आयशा जो टीवी लाउंज के सोफे में बैठी थी मतवजा हुई, आए आपको आपका कमरा दिखा दूँ। आयशा चुपचाप इसके पीछे चल रही थी। वो फिर
धड़कते दिल के साथ उसकी सेज सजाए बैठी थी। सुर्ख रंग का फ्रॉक जिस पे गोल्डन कलर का नहायत ही नफीस तरीके से काम हुआ था। लाख कोशिश के बावजूद भी वो पार्लर से तैयार ना हुई थी। उसकी जिद के सामने सबको हार मानना पड़ी थी। गुलाबी होंठों को सुर्ख रंग से रंगा गया था जो इस वक्त कहर ढहा रही थी। आंखों में काजल की एक लकीर और पलकों पे मस्कारा। वो मुकम्मल दुल्हन लग रही थी। ज्वेलरी में इसने हल्का सा सैटेन किया था जिस पर रेड और गोल्डन कलर के छोटे छोटे नग लगे हुए थे। इसका दिल खून के आंसू रो रहा था। दिल कर रहा था ऊंची ऊंची रोए, चिल्लाए, लेकिन अफसोस कोई इसकी आवाज सुनने वाला ना था। यहाँ इसने एक नजर इसके रूम की जानब दौड़ाई जो निहायत कुशादा और आलीशान था। इसकी तबीयत अभी भी संभली नहीं थी, लिहाजा इसने बैकग्राउंड से ही टेक लगा ली थी। अभी इसकी आंख लगे बामुश्किल 10 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। इसने झट से आंखें वाकी तो वो सितमगीर अपनी भरपूर मर्दाना वजाहत के साथ इसके सामने खड़ा था। वो कदम ब कदम चलता इसकी जानब आ रहा था। जैसे जैसे वो इसकी जानब बढ़ रहा था इसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। इसके करीब पहुंच के वो रुका। वेलकम मिसेस आयशा अरहम खान अंसारी इनटू माय लाइफ। अरहम ने मुस्कुराते हुए कहा था, ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें समझे, और मुझे तुम्हारी इस कानूनी शक्ल से भी नफरत है। सो निकलो यहाँ से अभी क्या भी। वो कह के इसके सामने आ खड़ी हुई थी। अरे अरे ऐसे कैसे, मुझे मेरे ही कमरे से निकलने को कह रही है बेगम। दैट्स नॉट फेयर जान। अच्छा ठीक है, तुम नहीं दफा होगे यहाँ से तो मैं चली जाती हूँ। कह के आयशा ने कदम बाहर की जानब बढ़ाए थे। इससे पहले वो बाहर निकलती अरहम इसे बाजू से पकड़ के अपनी जानब खींच चुका था। इसने फौरन अपने दोनों हाथ इसके चौड़े सीने पर रख के फासला कायम किया। अलबत्ता इसका बाजू अभी भी इसकी गिरफ्त में था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता इसकी नज़र इसके हाथों पे पड़ी जो मेहंदी से खाली थी। जी ये क्या, तुमने मेहंदी नहीं लगवाई थी क्या? अरहम ने पूछा। अंधे हो क्या, नजर नहीं आता? वैसे भी ये कोई लव मैरिज नहीं है, मेरे लिए ये शादी नहीं है, सिर्फ एक समझौता है जो मैंने ना चाहते हुए मजबूर होकर किया है। इसलिए मेहंदी क्यों लगवाती? अब वैसे भी तुम्हारा बदला पूरा हो गया है ना, तो प्लीज मुझे तलाक। इससे पहले कि आयशा अपना जुमला मुकम्मल करती वो इसकी कमर में हाथ डाले वो इसे अपने इस कदर करीब कर चुका था कि इसकी दिल की धड़कन इसे बआसानी सुनाई दे रही थी जो इस वक्त 120 की रफ्तार पकड़े हुए थी। एक मरतबा फिर से इसको पीछे धकेलती वो जाने लगी जब अरहम ने बेदर्दी से इसकी दोनों कलाइयों को सख्ती से अपनी गिरफ्त में लेके इसकी पुछ से पीछे की जानब लगा दिया जिस पे अभी भी फटी पत्ती मौजूद थी। इसके सख्त गिरफ्त पे वो करा उठी थी। खबरदार, आइंदा ऐसी कोई लफ्ज भी अपनी जुबान से निकाला तो तुम्हारी टांगे तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। मजाक समझा हुआ है तुमने शादी को? हाँ। वो इतनी ऊंची आवाज में दहाड़ा कि आयशा को अपने कान के पत्ते फटते हुए महसूस हुए थे और इसकी सुरख आंखों से इससे वहशत होने लगी थी। इतनी सख्त गिरफ्त होने के बाद आंसू के साथ इसकी कलाइयों से खून रसने लगा था और दिल सूखे पत्ते की मनत धड़कने लगा था। आज सही मानों में आयशा को अरहम से खौफ महसूस हुआ था। इससे पहले कि अरहम इसे मजीद कुछ कहता वो हर एक चीज से बेनियाज वो शदीद किस्म की कमजोरी और कलाइयों से खून जाया हो जाने पे इसकी बाहों में जुड़ गई थी। आयशा है मेरी जंगली बिल्ली, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? वो परेशानी से इसका चेहरा तपतपाने लगा था। इसने इसे बेड पर लटाते हुए डॉक्टर को कॉल की थी। कुछ ही देर में डॉक्टर इसे चेक करने आ चुका था। कुछ नहीं है, दरअसल ये शदीद किस्म के स्ट्रेस और खून जाया हो जाने की वजह से बेहोश हो गई हैं और ऊपर से ये बहुत वीक है। इनको प्रॉपर डाइट की जरूरत है। इनका ख्याल रखिए वरना इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है जिसकी वजह से इनकी जान जा सकती है। और एक बात और, जिस तरह के फेसिस से ये गुजर रही हैं इनको बहुत नरमी और मोहब्बत की जरूरत है। कोशिश करेंगे इनके साथ मोहब्बत से पेश आइए। अभी मैं इनको इंजेक्शन लगा दिया है, जल्दी ही वो आ जाएगा। चलता हूँ। ओके डॉक्टर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। डॉक्टर के जाने के बाद उसने हमाद को खाना लाने का कहा था और खुद बेड से थोड़ा दूर सोफे पे बैठ के लैपटॉप पे अपनी कुछ जरूरी फाइल्स किसी को कलीग को ईमेल करने लगा था। हमाद खाने की टेबल पे रख के जा चुका था और अपना लैपटॉप साइड पे रख के इसके होश में आने का वेट करने इसके पास ही बेड पे जाके बैठ गया और इसे देखने लगा था कितनी खूबसूरत थी। वो इसे यकटुक देखे गया, कितनी खूबसूरत है मेरी जंगली बिल्ली, और सोते हुए कितनी मासूम लग रही है, वरना तो पूरी तोप है। वो इसकी पलकों को अपने हाथ से छूता हुआ बोला था और अपने चेहरा इसके थोड़ा और करीब कर लिया था। इसके एक एक नक्श को अपने हाथ से छू रहा था। डॉक्टर कह रहा था कि मैडम से प्यार से बात करे, अगर अभी आंखें खोल लेना और मुझे अपने इतने करीब देख ले तो मुझे तो ये कच्चा चबा जाएगी। वो कहकर खुद भी हंस दिया था। अचानक इसकी नज़र इसके खूबसूरत गुलाबी होंठों पे गई जो इस वक्त लाल थे। वो अपना अख्तियार खोता इन पे झुकने ही वाला था कि आयशा ने अपनी मंदी आंखें खोली और उसको अपनी ऊपर जगह देख के तो इसकी पूरी की पूरी आंखें खुल गई। बेहुदा घटिया इंसान, तुम अभी क्या करने वाले थे? आयशा पूरी कुव्वत से चीखी थी। मेरी बेहोशी का फायदा उठा रहे थे और हमने कारदार नजरों से इसकी जानब देखा था। आयशा बीवी, अगर मुझे बेहोशी का फायदा उठाना होता तो 2 घंटे पहले ही उठा चुका था जब आप मेरी बाहों में जुड़ गई थी, और अब तो मेरे पास
लाइसेंस भी है। वो पॉकेट से निकालना निकालता हुआ इसको दिखाता हुआ बोला, जिस पर आयशा ने तत्पर से सर चटका था। चलो उठो, कपड़े चेंज करो, फ्रेश होके खाना खाओ। वैसे भी तुम थक गई होगी, लेकिन मेरे कपड़े तो गर्म गर्म है, पहनूंगी क्या? कोई बात नहीं, आज तुम मेरे कपड़े पहन के काम चला लो। कल दोनों शॉपिंग पे चलेंगे, अपनी मर्जी से सब ले लेना। ओह हेलो, खुद को देखा है? ऊँट जैसे कद है तुम्हारा, और मुझे देखो, इतने खुले हो गए तुम्हारे कपड़े। मुझे आयशा मुंह बिछोड़ती हुई बोली, जब कैरहन का मुंह इसका ऊँट कहने पे खुला रह गया था। इसकी बात को नजरअंदाज करता वो आगे बढ़ा और वार्डरोब से अपना एक ब्लैक ट्राउजर के साथ ब्लैक शर्ट निकाली और इसे थमाई। चुपचाप अंदर चली जाओ, वरना मुझे खुद तुम्हारे कपड़े चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो मुस्कुरा के बेबाकी से बोला, जबकि आयशा हड़बड़ा के वॉशरूम की जाना बाकी सबके मुंह मुस्कुराता हुआ सतनफी में हल आ गया था। 10 मिनट के बाद वो बाहर आई तो इसके कपड़ों में वो बिल्कुल छुप गई थी। जब कैरहन को वो काफ़ी क्यूट लगी थी। यहाँ आओ और ये खाना खत्म करो। नहीं, मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। वो अलग बात है कि इसे बहुत भूख लगी थी। उस समय इसने कुछ भी नहीं खाया था। वो बेड पे चढ़ के बैठ गई थी और खाने की ट्रे को आंखें फटफटाते हुए देख रही थी। अरे ट्रे को पकड़ता हुआ उसके पास आया। शराबे से खाना खा लो, मैं जानता हूँ भूख लगी है तुम्हें, वरना जिस तरीके से मैंने खाना खिलाना है ना, वो तरीका पसंद नहीं आएगा तुम्हें। जवानी राजे में इस पर झुका था, जबकि आयशा की हथेलियाँ पसीने से भीग गई थी। कौन से हक से तुम ये सब कर रही हो? कोई हक नहीं है मुझ पर तुम्हारा। इसने एक ही झटके में इसे अपने करीब खींचा था कि वो सीधा इसके सीने से सीधा जा टकराई थी। हक है मेरा तुम्हारे वजूद पे, तुम्हारे पूल पे। सिर्फ अरहम खान अंसारी का हक है, और यही हक तुमने खुद मुझे सौंपा है। वो अलग बात है क्योंकि वो हक मैं अभी नहीं देना चाहता, क्योंकि क्या है ना जान, इसके एनर्जी होना जरूरी है, और फिलहाल तुम इस पोजीशन में नहीं हो। तुम्हारी ये नन्ही जान ठीक होने के बावजूद मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अभी तो तुम फिर बीमार हो। इसलिए चुपचाप मेरे हाथ से खाना खाओ, वरना अपना हक वसूल करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। इसके होंठों को फोकस किए वो बोला था, जिस पर आयशा का चेहरा लहू रंग जैसा लाल हो गया था। भूख लगी है मुझे, जल्दी खिलाओ मुझे, आयशा ने बुखलाते हुए जवाब दिया, जिस पर अरहम ने बामुश्किल अपनी बेसाख्ता उमड़ने वाले कह के का गला घोंटा था। इसे खाना खिलाने के बाद इसे मेडिसिन जबरदस्ती खिलाई। मेडिसिन के जरिए असर वो जल्दी ही नींद की वादियों में उतर गई थी। जबकि अरहम इस पे कंफर्टर ठीक करते हुए दोबारा अपने लैपटॉप पे किसी काम में मसरूफ हो गया था। जारी है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर क्लास में जाएं। थैंक यू सो मच।